नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया में। और आज हम बात है वो करेंगे, हमारे जो अगला भाग है उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में है वो आपने इस टॉपिक के बारे में है वो अच्छी तरह से अध्ययन भी किया और साथ साथ में आप लोग है वो नोट्स भी बनाते रहिए, हाथों से है वो लिखिए, ताकि अच्छी तरह से है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और सेकेंड पार्ट में भी उसका जो भाग बचा हुआ उसको भी हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, साथ में नोट्स भी आप बनाते रहिए और प्ले लिस्ट में आप क्लासों को देखिए, वहाँ आपको पार्ट टू पार्ट है वो सारे क्रमिक रूप से पढ़ें, तो उनका आप अच्छे तरह से है वो अध्ययन करें। अब हम मुख्य टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, हमारे सेकंड पार्ट में शेष बचा हुआ उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि संस्थाओं की है वो संतुलित रूपरेखा। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का क्या मतलब हुआ? संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा का मतलब ये हुआ कि संविधान में है जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें शक्तियां समान रूप से वितरित की गई, ताकि कोई एक शक्ति है वो दूसरे के है वो हितों को प्रभावित नहीं करे, दूसरे को दबाने का काम नहीं करे। तो शक्तियों में है वो शक्ति संतुलन का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया। जैसे कि हम कहेंगे कि कुछ संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, तो इनके अपने प्रत्येक की अलग अलग शक्ति है। इसका काम है कानून को बनाना, तो ये विधि का निर्माण का काम करेगी। विधायिका है तो विधि निर्माण का काम करेगी। इसका काम है विधि को लागू करना। इसका काम है विवाद करना, विवाद होता है तो निवारण करना। तो समस्या है जो कोई लागू किया और इसमें कोई विवाद आया, बनाया, कोई विवाद हुआ, तो ये क्या करेगा? विवाद का निपटारा करना। तो निपटारा करना या समाधान करना। इसलिए संविधान का काम है कि जो सभी संस्थाएं उनमें है वो शक्ति संतुलन स्थापित करना, नियंत्रण और संतुलन का काम करना, ताकि सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो हम बात कहेंगे कि संविधान सभी संस्थाओं में संतुलन, सभी संस्थाओं पर नियंत्रण और संतुलन कायम करने का काम करता है। ये शक्तियों का समान रूप से बंटवारा करता है। तो ये संविधान का काम है कि सभी संस्थाओं में शक्तियों का समान रूप से वितरण हो और संतुलित रूप से है वो संस्थाएं काम करें। उनके लिए है वो संतुलित रूपरेखा तय करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि सरकार है वह क्या करेगी, नियमों कानूनों को लागू करवाने का काम करेगी। विधायिका जैसे संसद है, हम आगे विधायिका के ऊपर पर्टिकुलर हमारा टॉपिक आएगा, वहाँ हम बात करेंगे कि संसद का काम है विधि निर्माण का। न्यायपालिका का काम यदि कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा करने का काम करेगी। फिर है वो भारतीय संविधान है वो कैसे बना, उसके ऊपर है वो बात करते हैं। प्यारे बच्चों, भारत की संविधान की यदि बात करोगे तो लंबे समय तक है वो हमने आंदोलन किया। संविधान बनाने हेतु लंबे समय तक है वो आंदोलन रही और उसके बाद में है वो जाकर के है वो हमें संविधान बनाने का काम हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। कैबिनेट यानी इंग्लैंड में कैबिनेट स्तर के 3 बड़े मंत्री हैं, वो यहाँ आए और यहाँ आकर अध्ययन किया और उन्होंने है वो अनुशंसा की कि ये काम करो, एक संविधान सभा बनाओ। तो भारत के संविधान जो लिखने का काम है वो संविधान सभा के द्वारा प्रयत्न किया गया। तो हम बात है वो यही करते हैं भारत का संविधान है वो कैसे बना। तो बात करते हैं कि भारत के संविधान निर्माण का काम
यहां पर मैं सीधा ही ले लेता हूं। तो संविधान निर्माण का काम है वो कैसे हुआ, उस पर है वो बात करते हैं। तो किसकी अनुशंसा पर किया गया? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा बनाई, कैबिनेट मिशन, और इसकी अनुशंसा पर क्या बनाई? संविधान सभा बनाई। संविधान सभा बनाई। ये जो संविधान सभा थी वो 1935 में, आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1935 है, और उनके आधार पर आगे जाकर वो चुनाव करवाई, और है वह प्रांतीय विधायिकाओं को चुनाव करवाई। तो प्रांतीय विधायिकाओं के है वो सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो हम बात कहेंगे कि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सीट का निर्धारण किया। दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट। तो ये संविधान जो आपसे पूछा जाएगा, भारत का संविधान कैसे लिखा, तो आप कहोगे कि साहब भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा है वो संविधान निर्माण का काम हुआ, और संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के ऊपर संविधान सभा बनाई गई, और संविधान सभा है जिसमें सदस्य थे प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव किया, और 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सीट का प्रावधान किया, जिसमें अलग अलग है वो आप देखोगे देशी रजवाड़ों से है वो अलग अलग सीटें लेगी, जो ब्रिटिश प्रांत से है वो अलग अलग सीटें लेगी, इन सभी से है वो अलग अलग रूप से सीटें लेगी, और उनके द्वारा है वो संविधान सभा का है वो काम होता है। तो मैं यहां पर है वो बात ले लेता हूं। संविधान सभा, संविधान सभा का क्या काम है? संविधान सभा का काम है भारत का संविधान बनाना। क्या करना? भारत का संविधान बनाना। ठीक है, फिर आप संविधान सभा में है वो आगे हम स्वरूप में बात करेंगे कि संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक कब होती है? प्रथम 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए 11 दिसंबर 1946 को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। ठीक है, तो अध्यक्ष मैं यहां पर लिख लेता हूं, कौन है? राजेंद्र बाबू है, संविधान सभा के जो संविधान सभा उसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब संविधान सभा ने है वो कार्य अपना प्रारंभ कर दिया है 9 दिसंबर से, और संविधान बनाने में वो लगी है। तो कब तक ये बनकर तैयार होगा उस पर है वो बात कर लेते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को काम प्रारंभ किया, और 26 नवंबर 1949 को है वह संविधान बनकर क्या हो गया? हमारा है वो तैयार हो गया। तो संविधान बनकर है वो तैयार हो गया। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो संविधान है वो कब से लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 395 है वो इसमें क्या है?
अनुच्छेद है, 8 है वो क्या है, इसमें अनुसूचियां हैं, और 22 है वो क्या है, भाग है। ये एक संविधान में मोटी है वो बात है। आगे है वो बात को हम बढ़ाएंगे, और एक इसमें है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात है कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र से हम सामाजिक लोकतंत्र की तरफ जाने दें। राजनीतिक यानी जहाँ पर वोट देने का सभी को अधिकार है, लेकिन हमें सामाजिक यानी समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, उसकी तरफ है वो बढ़ना पड़ेगा। और उसकी बुनियाद राजनीतिक लोकतंत्र की सामाजिक बुनियाद है। यदि समाज में, सोसाइटी में है वो समानता नहीं आई, प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो आपकी राजनीतिक है वो लोकतंत्र कोई काम का नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता ये है कि आप पहले क्या करो कि सामाजिक लोकतंत्र कायम करो। बात संविधान सभा के स्वरूप की करेंगे, यानी स्वरूप कैसा था, संविधान सभा में कौन कौन है वो लोग थे। संविधान सभा के यदि स्वरूप की बात करोगे तो संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य है वो कांग्रेस के थे। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, तो आप कहोगे साहब संविधान सभा में ज्यादातर यानी 82% सीटें कांग्रेस की थी। ठीक है, कांग्रेस में वो लगभग सभी विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो सभी विचारधारा के लोग थे, यानी संविधान सभा में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था। SC ST के भी हैं वो तकरीबन 28 सदस्य है, वो ST SC के भी है होते, महिलाएं भी है थी, उसमें है वो सभी तरह के है वो लोग थे। आप संविधान सभा में यदि देखोगे तो संविधान सभा के प्रारंभ में आपके सदस्य थे 389। कितने थे, 389 टोटल सदस्य थे, 389, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत से थे। कहां से थे, ब्रिटिश भारत से। क्योंकि उस समय भारत दो भागों में भी, एक जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था और दूसरा जहां पर राजा महाराजाओं का। तो जहां पर राजा महाराजाओं का था वहां रजवाड़े थे, तो रजवाड़ों से सीटें कितने ली हमने, ये ले 4 कमिश्नर क्षेत्र थे। 4 क्या से थे, कमिश्नर क्षेत्र, जैसे कुर्ग है, दिल्ली है, अजमेर मेरवाड़ा है और बलूचिस्तान, ये 4 है वो कमिश्नर क्षेत्र थे। लेकिन बाद में जाकर के माउंटबेटन योजना के तहत है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये तो 9 दिसंबर 1946 की बात है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो घटकर कितनी रह गई, 299 रह गई। और जब आखिर में जाकर के हैं वो संविधान के ऊपर हस्ताक्षर का काम हुआ, तो संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किए, हस्ताक्षर है वो किए। तो हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए, 284 लोगों की ये संविधान सभा थी। इसमें तकरीबन देखेंगे एक अनुसूचित जाति के हैं, SC के हैं वो 28 के आसपास सदस्य थे। उसमें है बेगम एजाज रसूल है वो मुस्लिम प्रतिनिधि भी थी, महिलाएं भी थी, SC ST जो दलित हैं ये थे, सारे के सारे थे कांग्रेस के। ज़्यादातर सदस्य है वो कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय बड़ी पार्टी के रूप में है वो काम कर रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का बड़ा महत्व रहा, तो सभी थे। संविधान सभा में है वो JL नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखे। आप देखोगे एक प्रारूप समिति थी जिसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो अध्यक्ष हैं। तो ये संविधान सभा की एक स्थिति के ऊपर है वो बात है। संविधान सभा के काम काज की शैली, आप यहां पर कुछ फोटो देख रहे हैं। JL नेहरू खड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राजा जी हैं, अम्बेडकर है, मौलाना आज़ाद हैं और राजेंद्र बाबू। ये जो है ना लोग, इनमें है वो आपस में इतने दोस्ताना व्यवहार नहीं थी, विचारधारा से ये भी भिन्न थी। पटेल और नेहरू की नहीं बनती थी, नेहरू और राजेंद्र बाबू की नहीं बनती थी, अम्बेडकर नेहरू और गांधी जी के सख्त विरोधी थे। तो आपने सोचा होगा कि तो फिर इस तरह के हैं तो ये तो वहां झगड़ते होंगे कि है वो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह के प्रावधान ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं था। तो संविधान सभा के कामकाज की शैली थी कि संविधान सभा में हर कोई निर्णय है वो बहुमत से नहीं लिया गया, सभी ने सहमति से लिया। यदि कोई मामला ऐसा आया जिसके ऊपर है वो पटेल नाराज थे तो इन्होंने मनाने का काम किया, यदि है वो अम्बेडकर नाराज थे तो पटेल के द्वारा मनाने का काम किया।
तो एक दूसरे में समन्वय था। बहुत से देशों में हमने देखा कि वहां जनमत संग्रह करवाए गए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। तो भारतीय संविधान में समन्वय की अच्छी है वो भावना थी, सभी ने है वो एक मत होकर किसी भी बात के ऊपर निर्णय लिया। तो कह देंगे कि संविधान सभा में अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे तथा हर बात या हर पहलू पर निर्णय बहुमत से नहीं लेकर सभी ने आम सहमति से निर्णय लिया। एक वोट देने का अधिकार की बात है। वोट देने के अधिकार पर सभी ने एक मत होकर राय रखी। तो ये संविधान सभा में जो सभी सदस्य थे वो एक मत होकर हर बात पर निर्णय लेते थे। उनमें किसी भी तरह का है वो वाद विवाद होता तो वे बहुमत से निर्णय नहीं लिए साहब 50% यहाँ हो गए और यहाँ पर हैं वो उससे अधिक हो गए, एक अधिक, तो आप निर्णय ले, नहीं, ऐसा नहीं था। यानी हर बात के ऊपर आम सहमति थी, सभी रहते थे। देखो साहब ये हैं, आप इसमें ये स्वीकार करो, आपको क्या उसमें संशोधन करना, तो साहब इस तरह इसमें बदलाव करो। तो संविधान सभा में सभी सदस्य हैं वो हर पहलू के ऊपर है वो आम राय से है वो निर्णय लिया। और गजब का है वो उन लोगों में है वो आम सहमति बनाने की है वो कला थी। तो ये हमारे संविधान सभा की अनोखी विशेषताओं में है वो शामिल बात है। कार्य विधि की वो बात की गई, एक संविधान सभा ने है वो किस समय अवधि के दौरान है वो कार्य किया, उसके ऊपर भी है वो बात कर लो। तो कार्य अवधि में तो हमने कहा कि 166 के आसपास है वो बैठकें हुई थी। नौ दिसंबर 1946 को प्रारंभ और 26 नवंबर 1949 को बनकर है वो तैयार हो गए। संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था प्यारे बच्चों, लागू है वो हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की समय अवधि है वो लगी। उस समय अवधि में बनकर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार है वो हो गया था। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को है वो सौंप रहे हैं, उसकी है वो बात की। तो जन आंदोलन की विरासत, जन आंदोलन की विरासत का क्या मतलब हुआ? जन आंदोलन की विरासत का मतलब ये हुआ कि कोई भी संविधान है वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता। उस संविधान के बनने की है वो लंबी जो पृष्ठभूमि बनी। और हमारे जो भारतीय संविधान की यदि हम बात करेंगे तो हमारा संविधान है वो लंबी समय अवधि के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे नेताओं ने अलग अलग समय के ऊपर है वो मांग की। और उन्होंने ये कहा भी था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
कि हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा खुद का एक है वो संविधान बनाएंगे और हम खुद मिलकर है वो भारतीय नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने का काम करेंगे। इसलिए कहेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो नेता थे उन्हीं लोगों ने हमसे है वो वादा किया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, और जब देश आजाद हुआ तो उन सभी ने मिलकर के भारत का है वो संविधान बनाने का काम किया। इसलिए संविधान एक दिन के बलबूते की बात नहीं होती है, लंबे समय अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों के दौरान है वो कॉन्स्टिट्यूशन विकसित होने का काम हुआ। तो हम इसमें बात लिखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत यानी संविधान, हमारा संविधान है वो राष्ट्रीय आंदोलन की ही देन है एक तरीके से। हम देखेंगे कि यदि हमारा जो संविधान लिखा गया है जो 26 मैंने बताया दिसंबर 46 से नवंबर 49 तक है, उससे पूर्व में भी हमारे संविधान लिखने का प्रयत्न किया, और उसमें मैंने आपको बताया होगा कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, उसमें है वो संविधान बनाने की बात है वो कही। फिर है वो संविधान की जो मांग है वो आगे जाकर 1934 में एम.एन. रॉय करके एक नेता थे, उन्होंने है वो संविधान सभा की बात की कि भारतीयों का संविधान है वो खुद भारतीय बनाएंगे। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, उसमें भी बाकायदा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की है वो बात की गई। तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में बात कही गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लंबी समय अवधि में संविधान बनाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई, और जो ही हम है वो देश की आज़ादी की घोषणा हो जाती है तो फिर हमारे संविधान वेताओं ने मिलकर भारत का संविधान बनाने का काम किया। तो हम कहेंगे कि संविधान, यहां से वो बात को हम बढ़ाते हैं, कहेंगे कि संविधान निर्माण का काम अकस्मात नहीं होकर लंबी समयावधि के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थी। आगे बात को बढ़ाएंगे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सभी नेता इस बात पर सहमत थे कि आजादी के बाद भारत का संविधान स्वयं भारतीयों मिलकर बनाएंगे। अतः संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है।
यानी जो संविधान है वो एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता और उसकी लंबी पृष्ठभूमि बनती है। और हमारे भी हमने देखा कि भारत का जो स्वतंत्रता जो संग्राम स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अलग अलग समय के ऊपर चरणबद्ध रूप से आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात पर सहमत थे कि जो ही देश आज़ाद होगा तो आज़ादी के बाद भारत का है वो संविधान मिलकर हम सभी लोग क्या करेंगे, भारत का है वो संविधान मिलकर बनाएंगे। और जो ही देश आज़ाद की घोषणा हुई तो हमारे इन राष्ट्रीय आंदोलन के इन जो नेता थे इन लोगों ने मिलकर भारत का संविधान लिखने का है वो काम किया। और जो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को है वो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो आप ये बात कहोगे कि साहब संविधान एक लंबी समयावधि में राष्ट्रीय आंदोलन की उपज होती है कि एक दिन में कोई भी है वो संविधान किसी भी देश का नहीं बनाया जा सकता। और भारत के भी संविधान के संदर्भ में भी ऐसी है वो बातें की गई। फिर है वो संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाएं यानी संविधान में है वो अलग अलग संस्था के है वो कार्य तय किए गए। जैसे न्यायपालिका का अलग काम होगा, कार्यपालिका का अलग काम होगा, विधायिका का काम अलग होगा, अन्य कोई निकाय है बॉडी है तो उनका काम अलग होगा, उनके है वो शक्ति संतुलन बना रहेगा, पृथक पृथक रूप से काम करे और स्वतंत्र रूप से वो काम करे। इस तरह की है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की ताकि कोई भी एक जो संस्था वो दूसरे को है वो बाधित नहीं करे, एक संस्था दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करे। इसके लिए आवश्यक है कि संस्थाओं की है वो आप अलग अलग व्यवस्था करो। तो हमारे है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा अलग अलग व्यवस्था की गई। जैसे कि है आप 3 संस्थाओं की मैं बात कर लेता हूं यहां पर। एक संस्था है विधायिका, विधायिका का काम होगा विधि निर्माण का। और विधायिका का मतलब कौन है, विधायिका का मतलब यहां संसद से ले लेते हैं। और संसद के हैं वो 2 सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। और विधायिका में है वो राष्ट्रपति भी भागीदारी लेता है क्योंकि कोई भी कानून बनेगा लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर बनाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते ही वो कानून है वो बन जाएगा। इस नाते है वो विधायिका का काम क्या हो जाएगा, विधि निर्माण यानी कानून का। दूसरी जो संस्था है वो कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य करना, तो विधि को लागू करना, विधि को क्या करना, लागू करना, तो ये काम कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मतलब कौन है, सरकार। कार्यपालिका का मतलब कौन है, सरकार। तो ये काम है वो करेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो इंस्टीट्यूट हमारा आता है वो आता है जुडिशरी। कौन सा है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का काम है कि ये विधि है, इसने निर्माण किया, इसने लागू की। अब न्यायपालिका विधि में यदि कोई त्रुटि होती है, विधि में क्या होती है, कोई त्रुटि होती है या नागरिकों के है वो कानून, नागरिकों का है वो उल्लंघन करने का काम कर रहा है, नागरिकों के हित प्रभावित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये न्याय प्रदान करने का काम करेगी। क्या करेगी, न्याय प्रदान करने का काम करेगी। काम है वो करेगी। तो ये अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग काम है वो करेगी। तो हम संक्षेप में यहां पर बात लिखेंगे कि हमारे संविधान में, हमारे संविधान में अलग अलग संस्थाओं के कार्यों का बंटवारा और वर्गीकरण किया गया है ताकि कोई भी संस्था दूसरी संस्था के
कार्यों का उल्लंघन नहीं करे और स्वतंत्र रूप से कार्य करे। इसलिए शक्तियों का क्या किया गया? पृथक्करण किया गया। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण यानी अलग अलग, पृथक्करण ये बात निकलकर महत्वपूर्ण है। यानी संस्थागत व्यवस्था की गई, इंस्टीट्यूशनल है, वो एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि संस्थाएं है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। और उसमें संस्थाओं की बात आती है तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रत्येक के है वो कार्य का अलग अलग दायरा तय किया गया और ये स्वतंत्र रूप से काम करेगी। ये है वो विधायिका इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार इसके काम में हस्तक्षेप नहीं करे, न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करे और सभी स्वतंत्र रूप से काम करें। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अनोखी विशेषता है कि सभी संस्थाओं में अलग अलग कार्य की व्यवस्था की गई है। तो एक ये काम हो गया। अब बात है वो करेंगे हम उद्देश्य प्रस्ताव की कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के कुछ उद्देश्य तय किए गए कि हमारे संविधान में किस तरह से है वो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, नागरिकों की क्या क्या है वो व्यवस्था की जाएगी, किस तरह का न्याय की बात की गई। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में है, इन बातों की है वो बड़ी मांग थी। कहा था कि हम जो ही देश आजाद होगा तो इस तरह की व्यवस्था कायम करेंगे। तो ये एक संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव है रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री रहे प्रथम और अंतरिम सरकार के भी मुखिया रहे, 1946 से लेकर 1964 तक की समयावधि में वो JL नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर काम करते। 46 का मतलब उस समय अंतरिम सरकार थी। बाद में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, 52 से लेकर 64 की मई तक हैं वो PM रहे। तो 1946 से लेकर 52 तक भी हैं वो भी JL नेहरू महत्वपूर्ण थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने है वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे। उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान का उद्देश्य कि हमारे संविधान का यही उद्देश्य होगा, उनके ऊपर है वो बात की गई। तो संविधान सभा में है वो उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ एक बिंदु हैं, उनकी है वो बात कर लेते हैं, पुस्तक में आए हुए पढ़े। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव, तो बात पहले मैं यहां इस तरफ लिख लेता हूं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखे। ठीक है, और कब पारित हुए ये संविधान सभा में पास कब हो गए थे? 22 जनवरी 1947 को है वो संविधान सभा में पास हो गई। संविधान सभा में पास हुई। उद्देश्य प्रस्ताव वैश्विक संविधान के है वो उद्देश्य रखे गए थे। उद्देश्य प्रस्तावों के जरिए संविधान के उद्देश्यों को रखा गया। यानी हमारे संविधान का ये टारगेट होगा, उद्देश्य है वो रखे गए। तो आप पहला सवाल तो आपका ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? तो आप कहोगे कि संविधान का है वो उद्देश्य रखा गया कि ये हमारे संविधान के हैं वो उद्देश्य होंगे, इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। तो एक है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो सार है वो इसी में रखा गया था। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने है वो रखा गया। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को है वो रखा। ठीक बात। कब पारित हुए? 22 जनवरी 1947 को हुए। क्या थे ये सामने पड़े। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु थे कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु है वो गणराज्य होगा। पहली बात निकल कर आई
उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, भारत पूर्णतः स्वतंत्र होगा, किसी भी तरह से कोई बाहरी और आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा। संप्रभु का मतलब है बाहरी और आंतरिक रूप से कोई भी तरह से दबाव नहीं। तो भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, यानी यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह स्वतंत्र रूप से है, वह जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत स्वतंत्र होगा, कोई भी हमारे ऊपर बाहरी दबाव नहीं होगा, और हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा, किसी भी तरह से वंशानुगत नहीं होगा कि पिता और उसके बाद में उनका पुत्र और उस तरह नहीं। हमारी यहाँ व्यवस्था की गई कि स्वतंत्र रूप से वो होगा राष्ट्राध्यक्ष, उसका इलेक्शन होगा। ठीक बात। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। और दूसरा जो उसमें उद्देश्य रखा गया कि भारत है जो ब्रिटेन के अधीन आने वाले क्षेत्र जिसमें भारतीय रियासतें हैं, देशी रजवाड़े हैं और कोई भूभाग यदि हमारे अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हम सभी मिलकर एक संघ बनाएंगे, भारत संघ है वो बनाएंगे, और सभी उसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, और एक मजबूत है वो भारत राष्ट्र का निर्माण करना हमारा क्या है, उद्देश्य। तीसरी बात की गई, संघ की इकाइयां क्या होगी, स्वायत्त होगी यानी स्वतंत्र होगी। संघ की इकाइयां क्या होगी, स्वतंत्र होगी, विशेष अधिकार होंगे, स्वतंत्र रूप से है वो काम करेगी। यानी आपको जैसे मैंने कहा कि आप लोग पढ़ने को स्वायत्त हैं, स्वायत्त का मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको है वो अधिकार अपना विशेष अधिकार। तो संघ की इकाइयों को है वो स्वायत्तता होगी, स्वतंत्र होगी, उनको हम विशेष अधिकार भी देंगे। उन सभी इकाइयों शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों का सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। यानी जो संप्रभु स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की सारी शक्तियां किस में निहित है, जनता में, और जनता के द्वारा ही प्रदान की गई थी। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े जनजाति, दलित और अन्य पिछड़ों को सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता जल, थल और आकाश में है। वो संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी, और हम विश्व शांति के लिए हैं वो प्रयत्न करेंगे। तो ये हमारे संविधान के है वो बेसिक उद्देश्य रखे गए थे JL नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रथम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी है वो बात की। तो संविधान के है वो उद्देश्य, टारगेट्स हैं वो लिखे गए। संविधान सभा में चर्चा करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस तरफ है वो आप देख रहे हो कि अम्बेडकर साहब और संविधान सभा के सदस्य बैठकर है वो डिस्कशन कर रहे हो। हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है, और आज इस समय बनाए गए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह यह कि उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करें और उसे देश की आवश्यकता के अनुरूप बना सकें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने है वो 4 नवंबर 1948 को है वो कॉन्स्टिट्यूशन सभा में बात है वो कही थी। अब कुछ है वो देशों से प्रावधान लिए गए, उनकी है वो बात हमारे पुस्तक में आई हुई पड़ी। जैसे कि ब्रिटेन से हमने कुछ बातें ली, और ब्रिटेन से जो बातें ली उसमें यह था कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवार में जो एक में और एक अन्य कोई व्यक्ति प्रतिद्वंदी खड़े हुए, और उनमें जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या होगा, विजेता होगा। तो सर्वाधिक जो वोट पर जीत की प्रणाली है, सर्वाधिक वोट पर जीत की प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन से वो ली गई। जिसको ज्यादा वोट उनको, माना कि 1 लाख वोट है और 2 उम्मीदवार खड़े हैं, अब जिनको ज्यादा मिलेंगे वो विजेता हो जाएगा। मुझे है वो माना कि आप देख लो कि साढ़े हैं वो 50,000 मिल गई, और दूसरे को है वो कम मिले उससे, या मुझे है वो 51,000 मिल गए और बाकी को कम मिले तो मैं विजेता हो जाऊं। एक भी वोट यदि ज्यादा आया तो भी है वो विजेता होगा। तो ये प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। सरकार का स्वरूप कैसा होगा, संसदीय होगा, यानी संसद को शक्ति होगी। किसको शक्ति होगी, संसद, पार्लियामेंट को है वो पावर होगा। तो पार्लियामेंट्री व्यवस्था ब्रिटेन से है वो ली गई। कानून के शासन का विचार, के साथ कानून का शासन होगा, ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से।
विधायिका में अध्यक्ष का पद, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद है वो यहीं से लिया गया है। विधायिका यानी जो विधि निर्माण का काम करती है, उसमें जो अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से लिया गया, और कानून निर्माण की विधि है वो ब्रिटेन से लिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए, तो सर्वाधिक वोट, सरकार का संसदीय, कानून का शासन, अध्यक्ष और कानून निर्माण की विधि। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए, क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है वो लिए। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो लिए गए आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है वो दिए हुए हैं डीपीएसपी भाग 4 में। तो ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान में लिए गए। बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए इनको याद रखना। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी यही था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो हमने इन 3 शब्दों को है वो फ्रांस की क्रांति से उठाकर है वो ले लिया गया। फिर है वो बात कनाडा के संविधान से हमने अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप है वो लिया, जिसमें केंद्र सरकार है वो मजबूत होगी और अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र के पास में रहेगी। ये भी कहां से लिया? कनाडा देश है, उसका संविधान है कैसा? अर्ध संघात्मक स्वरूप, यानी अर्ध है वो होगा संघ होगा, यूनियन होगा, उसकी बात है वो की गई। तो दूसरा अवशिष्ट शक्तियां, यानी 3 है वो सूची बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के अलावा उसमें कुछ विषय दिए हुए, उनके अलावा यदि कोई विषय होते हैं तो वो अवशिष्ट विषय हो जाएंगे, और अवशिष्ट विषय हैं वो कनाडा के जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र को दिए जाएंगे, और ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमने ली है। अमेरिका से संविधान की मूल अधिकार लिए। कौन से लिए? मूल अधिकार। और मूल अधिकार हमारे कहां पर है? मूल अधिकार भाग 3 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से है वो 32 तक है वो मुख्य, बाकी तो है ठीक है, गौण है, उनकी इतनी भूमिका नहीं है, लेकिन हम मूल बात है वो 14 से ही करेंगे। कहां से करेंगे? 14 से लेकर के हमारे 32 तक है वो बात की गई। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जुडिशियल है वो रिव्यू, जो जुडिशियल न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो बात है वो यहाँ से की गई। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, वो अमेरिका से ली गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका से संविधान से क्या ली गई, तो मूल अधिकार है वो लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन है वो ली गई, और है वो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी, वो यूएसए के संविधान से है वो ली गई है। तो ये एक मोटी बात। इस प्रकार आज की जो हमारा क्लास है वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, किस तरह से काम करेगा, उसके ऊपर हमने बात की। निष्कर्ष है वो बात बता रहा है कि ये संविधान निर्माता की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोत्तम आकांक्षाओं को स्थान दिया गया। यही वो कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है, जबकि दुनिया के अन्य देश में संविधान कागजी पोथी में दबकर रह गए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अनेक देशों, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान के रूप में काम कर रहा है। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि एक ऐसा संतुलित कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाए जिसमें संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ मात्र न होकर लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखे। और इस भाग में है इन व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। यानी जो हमारा संविधान है वो एक हमारे संविधान वेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है, उनकी है वो आप उनकी बुद्धिमत्ता का एक बड़ा परिचय है उसमें देखने को मिलता है। हमारे संविधान वेताओं ने जिस तरह से कल्पना की और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा निर्मित संविधान बनाया जिसमें अलग अलग संस्थाओं में संतुलन बनाया गया और इस तरह के प्रावधान किए जो विश्व के सामने एक प्रतिमान का काम हुआ। और हमारे देश के संविधान से ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने संविधान में बहुत से प्रावधान लिए, यानी उन्होंने है वो आज विश्व के बहुत से देश हमारे संविधान, आज जो नए देश जहाँ संविधान बनने की बात हो रही है ना,
तो वे देश हमारे संविधान को प्रतिमान मानते कि भारत का संविधान देखो कितना खूबसूरत और अच्छा बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के संविधान हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा संविधान बनाने का काम हुआ। उसमें सभी अलग अलग संस्थाओं को है वो काम दिया गया, उनके काम तय किए गए ताकि कोई भी काम चलो संस्था नहीं हो, अस्त व्यस्त रूप से काम नहीं करे। तो ये हमारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं की एक बड़ी उपलब्धि का काम किया। उसके कारण आज हमारा संविधान आजादी से लेकर के इतने लंबे समय अवधि तक आज भी वही संविधान बचा हुआ है, आज भी उसी मौलिक रूप में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। जबकि इस समय अवधि में दुनिया के बहुत से देशों के संविधान है वो भंग हो गए, बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लॉप हो गए, लेकिन हमारा संविधान है वो फ्लॉप नहीं हुआ। ये हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता को बताने का काम कर रहा है। तो इसलिए हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इस मायने में हमारा भारत का संविधान कैसा है, एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से एक जीवित प्राणी बदलती हुई परिस्थितियों में बदलाव करता, उस तरह हमारा संविधान भी कर रहा है। नहीं करता तो संविधान है वो फ्लॉप हो जाता। और हमने देखा कि दुनिया के बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लॉप हो गए कहीं ना कहीं जाके। इसलिए ये बात है वो महत्वपूर्ण हो गई कि हमारा संविधान है वो विश्व का जो एक जीवंत दस्तावेज के रूप में है वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की क्लास है वो मोटे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हमने बातें की संविधान एक दस्तावेज होता है जिसके जरिए किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य ओनली क्वालिटी एजुकेशन का, और प्लेलिस्ट है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की 11th की बनी, उसमें है वो सारी क्लासें मिल जाएगी। और 12th की भी पॉलिटिकल साइंस है उसमें दी हुई पड़ी है, तो अपने भाई बंधु दोस्त जो भी हो उनको भेजना। हिस्ट्री की भी की हुई है, अन्य सारी है वो क्लासें आपको एनसीईआरटी सारी की सारी नवीन बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो आपको अच्छी तरह से मिलेगी। तो कृपया अच्छी पढ़ाई करें, ये हमारी है वो आपसे अपेक्षाएं हैं, और हम ऐसी आशा करें कि आप अच्छे से अच्छे हैं वो नंबर लाएं, आप अच्छा है वो अपना कैरियर बनाएं, अपना सुनहरा भविष्य को है वो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं संपन्न हुई। थैंक यू।